हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास कंपेयर करेंगे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिया हुआ। अब यहाँ से समझना कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो पहला तो हमारे पास अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप में कंपेयर करेंगे, दो फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें कैसे कंपेयर करेंगे, उसमें फंस जाओगे। तो पहला दो तीन चीज़ें बातें याद रखनी है आपको। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बात करना है तो अगर हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक एसिड मतलब हमारे पास SO3H, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सल्फोनिक एसिड के बाद किसका होगा हमारे पास, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर्स होगा वो ऐसा होता है हमारे पास NO2 और यहाँ पे OH। तो अगर फेनॉल में अगर 2, 4 और 6 पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप लगा दें तो फेनॉल बन जाएगा पिक्रिक एसिड। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड C+OH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो हमारे पास आता है वो आएगा आपका नाइट्रोफेनॉल। इसको आगे ही कर देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास आएगा नाइट्रोफेनॉल के बाद कौन सा आएगा, फेनॉल के बाद कौन आएगा हमारे पास, अल्कोहल के बाद हमारे पास कौन आएगा, वाटर। और सबसे लीस्ट जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन का जो हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास होता है एसिडिक। तो ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस केस में आपको ये अप्लाई करना है। तो सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा, देन पिक्रिक, देन कार्बोक्सिलिक, इसके बाद हमारे पास नाइट्रोफेनॉल, उसके बाद फेनॉल, अल्कोहल, वाटर और हमारे पास अल्काइन का एसिडिक हाइड्रोजन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम A मानते हैं और A बराबर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो मतलब हमारे पास फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। दूसरा फॉर्मिक एसिड के बाद जो आएगा हमारे पास बेंजोइक एसिड, उसके बाद आता है। और बेंजोइक एसिड के बाद हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा तब उसका आएगा। रीज़न यही है कि हमारे पास आगे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस जो बनता है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा नाइट्रोफेनॉल हो तो इस केस में हमारे पास पारा ज़्यादा, हमारे पारा सब्स्टिट्यूटेड पारा नाइट्रो जो फेनॉल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद ऑर्थो, रीज़न यही हो जाता है कि पारा जो ऑर्थो में हमारे पास H बॉन्डिंग बनता है तो H बॉन्डिंग बनेगा तो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं कर पाता। और सबसे जो लीस्ट होगा वो मेटा। अब यहाँ से दूसरा याद रखना कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू, उल्टा लिख दिए यहाँ पे, हमारे पास जो होगा वाटर, फेनॉल के बाद वाटर आएगा और उसके बाद हमारे पास अल्कोहल आता है तो हमारे पास वाटर मोर एसिडिक होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो होगा इसमें एक आपको एग्जांपल समझना है कि अगर वाटर मोर एसिडिक है देन अल्कोहल, तो अगर एक इसमें एग्जांपल है कि 1 कार्बन का जो है अल्कोहल होगा मतलब इथेनॉल, हमारे पास मेथेनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कंपेयर टू वाटर। ये एक निहायती एक्सेप्शन है जिसमें CH3 इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप जैसा काम करने लगता है तो उसके कारण हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ मेथेनॉल का ज़्यादा होगा। बाकी बात जितने भी अल्कोहल हैं वो लेस एसिडिक होंगे एज़ कंपेयर टू वाटर। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट क्या है कि अब हमारे पास जैसे हमारे पास अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप रहा तो उस केस में हमारे पास कैसे डिसाइड करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। फर्स्ट जो फैक्टर है वो हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि जैसे अगर हमारे पास है H2SO4 ने H+ रिलीज़ किया और बनेगा क्या, HSO4-। तो अगर हमारे पास ये एसिड है,
ये H2SO4 एसिड है, तो H को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा स्पीसीज बना उसी को बोलते हैं कंजुगेट। तो अगर एसिड है तो ये बनेगा इसका कंजुगेट हमारे पास बेस होगा। अगर बेस है तो बेस का कंजुगेट जो होगा वो हमारे पास एसिड बनेगा। क्यों? अब यहाँ से समझना है। ये क्या कर रहा था? H+ डोनेट कर रहा था। ये H2SO4 अगर HSO4 माइनस अगर रिएक्शंस वापस अगर जाएगा तो H+ को एब्जॉर्ब करेगा, तो H+ एक्सेप्टर क्या बन जाएगा हमारे पास? बेस। H+ डोनर एसिड, H+ एक्सेप्टर हमारे पास बेस। तो ये एसिड से ही बना, तो इसीलिए बोलते हैं इसको कंजुगेट बेस। तो अगर कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा हमारे पास ये स्टेबल होगा, इसी फॉर्म में रहेगा, अगर इसी फॉर्म में रहेगा डिसोसिएटेड फॉर्म में, तो H+ का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शंस वापस चला जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा। इसी बेसिस पे आप बोलते हो कि जो एसिडिक एसिड जो बोलते हो, जैसे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, उसके बाद ये जब टूटता है तो ये आप H+ और हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस करते हो। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों बोलते हो? ये हमारे पास टूटेगा, फिर से ये आपस में रिएक्ट करके ये फॉर्म कर देगा एसिडिक एसिड। तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। अगर ये स्टेबल नहीं है तो इसके साथ फर्दर रिएक्ट करके ये हमारे पास बना। तो ये क्या था? एसिड। और ये हमारे पास क्या था? कंजुगेट बेस। अगर ये स्टेबल ही नहीं है तो ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है और वापस आता। और H2SO4 की बात करते हैं जिसका कंजुगेट ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो आयोनाइज फॉर्म में ही रहेगा। अगर आयोनाइज फॉर्म में रहेगा तो H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो एसिडिक का स्ट्रेंथ मतलब H+ का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ से इतनी बातें। दूसरा आप समझना है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट, जितना ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारे पास एसिडिक का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस जो बना मतलब H+ देने के बाद जो स्पीसीज बना उसमें भी तो हमारे पास स्टेबिलिटी जो होगी वो भी तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस कर दे, मॉलिक्यूल्स अगर ये इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगी। और रेजोनेंस भी हमारे पास दो तरीके हो सकता है कि एक एरोमेटिक हो जाए तो ज़्यादा स्टेबल। अगर हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स में कंपेयर करना है तो फिर अगर एरोमेटिक नहीं हो तो फिर बेसिस कौन से बेसिस पे करेंगे? लेंथ ऑफ रेजोनेंस। जितना ज़्यादा हमारे पास रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट फैक्टर पे अब आते हैं। हमारे पास फैक्टर नंबर सेकेंड में हमारे पास क्या आ जाएगा? अब यहाँ से देखो, हमारे पास जैसे कार्बोकेटायन में करते थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता था? स्टेबल करता था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अनस्टेबल करता था। और हमारे पास कार्बन आयन के केस में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो अनस्टेबल करेगा, विड्रॉइंग होगा वो स्टेबलाइज करेगा। तो सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारे पास इम्पैक्ट पड़ता है एसिडिक का स्ट्रेंथ में, कि जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ से समझना, जैसे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, वो एक बार ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है। डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएगा। ये हो सकता है फर्दर आगे हमारे पास बढ़े। और यहाँ पे जो O पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो H का इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। इसको बिना तोड़े इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। मगर जब यहीं पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनाइल पे घटाएगा। अगर घटाएगा तो ये ऑक्सीजन से भी इधर खींचना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका इसमें घटेगा तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ईजिली ब्रेक कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में H+ का जो रिलीज होता है वो इजी हो जाता है कि अगर विड्रॉ करेगा तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके लेना चाहेगा। अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो दूसरे से लेना ही क्यों चाहेगा। तो ये बात है याद रखनी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है हमारे पास, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास घटाएंगे और विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि अगर हमारे पास मेसोमेरिक ग्रुप रहा तो मेसोमेरिक ग्रुप क्या करेगा? हमारे पास वो विड्रॉइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो -M जो ग्रुप होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और हमारे पास +M जो ग्रुप होगा वो
ये हमारे पास एसिडिक का स्ट्रेंथ को घटाएगा। दूसरा फिर मेसोमेरिक के बाद आएगा हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पे -H ग्रुप मतलब कहने का मतलब है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो एसिडिक एसिड को बढ़ाएगा। और हमारे पास अगर +H ग्रुप लगा मतलब हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं तो वो घटाएगा। उसी तरह -I ग्रुप लग जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, और हमारे पास +I ग्रुप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का टेबल रहा। अब इसी टेबल के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला देखो, सब में हमारे पास OH 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 और यहाँ पे भी OH है। अगर OH है तो सबसे पहला हमारे पास कि इसका जो कंजुगेट बनेगा तो वो O पर नेगेटिव ही बनेगा, तो सबकी स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। अगर सबकी स्टेबिलिटी सेम होगी तो फिर दूसरा फैक्टर क्या होगा, हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें हमारे पास क्या मेसोमेरिक नहीं लग रहा है। अल्फा हाइड्रोजन्स की बात करें तो सब में अल्फा हाइड्रोजन सेम ही है, तो इंडक्टिव के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। इंडक्टिव देखो ये -I लगाएगा, ये भी -I, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I लगाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं तो ये +I लगेगा। और +I ग्रुप कैसा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो सबसे जो लीस्ट एसिडिक होगा वो हमारे पास 4 होगा। अब यहाँ से देखो, जब इंडक्टिव इफेक्ट लगाते तो हमने पढ़ा था क्या लगाएंगे, DNP रूल के बेसिस पे, डिस्टेंस, नंबर और पावर। तो सबसे पहला डिस्टेंस देखो, हमारे पास अगर ये ऑक्सीजन 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4, दोनों साइड 4 4 पे अवेलेबल है, 1 2 3 4। अब देखो डिस्टेंस हमारे पास इन दोनों में सेम है और इसमें ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो सबसे कम उसका इम्पैक्ट भी कम होगा। अगर इम्पैक्ट हमारे पास कम है तो हमारे पास 4th के बाद जो आ जाएगा वो 3rd आ जाएगा। अब 2 और 1 में एसिडिक ज़्यादा कौन होगा उसकी बात करेंगे। तो डिस्टेंस जब हमारे पास आइडेंटिकल हो जाता है, 4th पे भी यहाँ पे भी 4th पे, तो उसके बाद क्या होता है, डिस्टेंस, उसके बाद नंबर। यहाँ पे 2 विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे 1, तो ज़्यादा विड्रॉ, जितना ज़्यादा विड्रॉ नंबर होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो 2 ज़्यादा होगा, लास्ट में हमारे पास 1। फिर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो इसमें जो इसको CH2 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ को इसको CH कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, sp कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसकी हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो अब H निकालोगे तो ये स्पीसीज क्या बनाएगा, CH3 CH2 पर माइनस, ये CH2 डबल बॉन्ड CH पर माइनस, यहाँ पे CH डबल ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट होगा, तो 3 हमारे पास सबसे ज़्यादा, देन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो 2 के बाद हमारे पास 1, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहेगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहेगा तो उसके बेसिस पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखें, ये CH3 पे OH, ये इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। बेंजीन पे हमारे पास जो लगा होता है ना हर सब्स्टिट्यूएंट पे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो बात करेंगे वो नाइट्रोजन की बात करें, तो यहाँ पे NH और यहाँ से H, तो ये हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NH पे नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। अब देखो जो कंजुगेट बना उसकी स्टेबिलिटी पहला देखेंगे, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको काइंड ऑफ मान लो कार्बेनाइन जैसा, कार्बेनाइन में जो था तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो इसका सबसे स्टेबल कंजुगेट बनेगा, तो फर्स्ट आ गया। उसके बाद देखो नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब ये समझना कि ये जो नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे है वो sp3 में है, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp में है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा सा समझना। कार्बन जो sp3 से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन sp2 का, इससे ज़्यादा होगा नाइट्रोजन sp3 का, और इससे भी ज़्यादा होता है कार्बन sp का, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन sp2 का,
और इसके बाद भी नाइट्रोजन का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन, और नाइट्रोजन से उस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस होता है। तो गौर से देखना, ये नाइट्रोजन sp3 है और कार्बन sp है। तो नाइट्रोजन sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन sp। तो 1 के बाद हमारे पास जो आएगा वो 3 आएगा। 3 के बाद हमारे पास यहाँ देखो, 3 के बाद नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कार्बन पे है, तो नाइट्रोजन वाला ज़्यादा। 3 के बाद आ जाएगा 4 के बाद आएगा हमारे पास 2। फिर इसमें हमारे पास बात करना है, यहाँ देखो H, ये H, ये H, ये H। तो सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट, गौर देखना, जब ये H प्लस देगा तो ये नेगेटिव आएगा, ये फेनॉल है, ये नेगेटिव क्या रेजोनेंस करने लगेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब यहाँ से दूसरा देखना, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स का नंबर देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? 2 है। और दूसरा देखना, और यहाँ पे हम बात करेंगे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 है, और दूसरा ये पूरा रिंग ही क्या है हमारे पास? सैचुरेटेड है, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो बेंजीन रिंग है वो -I इम्पैक्ट लगाएगा, और ये -I इम्पैक्ट लगाएगा तो ये ज़्यादा हमारे पास -I तो विड्रॉइंग तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो इनमें सबसे पहला जो होगा वो फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इसका जो कंजुगेट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बाकी का तो किसी का रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। इसमें बेंजीन रिंग कैसा लगेगा, एक्ट करेगा, जो डबल बॉन्ड है -I करेगा, तो हमारे पास फिर 2 आ जाएगा। ये दोनों सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में अल्फा हाइड्रोजन इसके ज़्यादा और इसके कम। तो अगर हमारे पास अल्फा ज़्यादा हाइड्रोजन है तो लेस एसिडिक हो जाएगा। और ऐसे भी देखो, फेनॉल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, तो फेनॉल ज़्यादा एसिडिक, अल्कोहल हमारे पास लेस एसिडिक। तो ये लेस एसिडिक में इसमें फेनॉल, ये इसमें जो बेंजीन रिंग है वो -I, इसमें तो कोई -I वाला है नहीं, सारे के सारे +I। तो यहाँ से जो देखो कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से ज़्यादा, तो वो सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि +H वाला क्या सा था? इन्वर्सली। तो हमारे पास कौन आ जाएगा? 4, उसके बाद ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस रहा। और ये छोटी सी बातें ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग कर चुके हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चंस नहीं, ये क्वेश्चंस, हाँ यहाँ पे हमारे पास आते हैं। इस क्वेश्चंस में हमारे पास आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ अगर डिसाइड करेंगे। देखो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइन और ये अल्कोहल। तो सबसे जो सीक्वेंस हमने पढ़ा था उसी के बेसिस पे डायरेक्ट बन जाएगा। तो सल्फोनिक एसिड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आ जाएगा फेनॉल, तो फेनॉल 4 नंबर अल्कोहल, उसके बाद आ जाएगा अल्काइन, तो ये 3rd नंबर। ये सीक्वेंस डायरेक्ट दिया। यहाँ देखो ये क्या है हमारे पास? फेनॉल, ये कैसा? अल्कोहल, और ये तो हमारे पास वाटर है। तो ये तो हम लोग पहले सीक्वेंस दे चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस क्या आएगा? सबसे ज़्यादा जो आएगा फेनॉल, उसके बाद वाटर और उसके बाद अल्कोहल। सॉरी, सीक्वेंस में फेनॉल, उसके बाद वाटर और उसके बाद अल्कोहल। यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्कोहल, इसका कंजुगेट जो बनेगा, इसका नेगेटिव ये रेजोनेंस करने लगेगा, मगर इसका नेगेटिव जो बनेगा, H कंजुगेट बनेगा, वो रेजोनेंस नहीं करेगा। तो ये ज़्यादा लेस स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल। और ये तो कार्बोक्सिलिक है, तो अल्कोहल के साथ कंपेयर ही नहीं करना। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3rd और उसके बाद 2nd। अब दूसरा देखना, ये यहाँ पे हाइड्रोजन CH, इसको CH कंसिडर कर लो, ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे CH2 कर लो, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो यहाँ से देखना, हाइड्रोजन जब जाएगा तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? उसको स्टेबलाइज करेगा। विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बेनाइन पर जो भी SO नेगेटिव कार्बेनाइन है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसको स्टेबलाइज करेगा। ये भी स्टेबलाइज, यहाँ पे इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, हम यहाँ से इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें 1,
इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। जितना ज़्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप उतना ज़्यादा स्टेबल। तो हमारे पास 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन हमारे पास आएगा 3। अब दोनों में एक एक विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मगर यहाँ से देखो तो CH3 क्या लगाएगा, +H लगाया देगा। अगर +H लगाएगा, हाइपर कंजुगेशन अगर लगा देगा तो प्लस लगा रहा है तो मतलब डोनेट करेगा, और प्लस वाले से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो एसिड का स्ट्रेंथ घटेगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा फिर 2 और सबसे लास्ट 1। तो ये एसिड का स्ट्रेंथ का हमारे पास सीक्वेंस रहा। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे। इस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स अवेलेबल है इनकी एसिड का स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन जैसे लूज़ करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ये हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव। अब इसका जो कंजुगेट बनाओ, कंजुगेट का जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स एसिडिक। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है, तो इसी चीज़ को हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से समझना, यहाँ पे रेजोनेंस दोनों साइड पॉसिबल है और वही सेम सब में पॉसिबल होगा। यहाँ पे भी हमारे पास पॉसिबल है और यहाँ पे भी रेजोनेंस दोनों साइड हमारे पास पॉसिबल है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ना के बराबर इंटरफेरेंस, यहाँ पे CH3 जो है वो +H लगा देगा, +H लगा देगा। तो ये जब +H से डबल बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा तब नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे तो कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, यहाँ पे इंटरफेयर करने वाला है। दूसरा यहाँ से देखें, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है तो हाइपर कंजुगेशन लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये रेजोनेंस करने लगेगा और रेजोनेंस जो होगा वो हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा इम्पैक्टफुल। तो जैसे ये इधर से रेजोनेंस करना चाहेगा, नेगेटिव के लिए रेजोनेंस बंद इस साइड वाला, और इधर भी हमारे पास हाइपर कंजुगेशन लगेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास इंटरफेरेंस, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसमें होगा फर्स्ट वाले में, क्योंकि इसमें इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं। तो फर्स्ट का एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा। देन हमारे पास बात करेंगे सेकेंड मॉलिक्यूल्स की। सेकेंड मॉलिक्यूल्स में देखो, दोनों साइड हाइपर कंजुगेशन और इसमें मेसोमेरिक, वो भी कैसा, +M वाला। तो इसमें मेसोमेरिक वाला हमारे पास ज़्यादा डोमिनेटिंग, तो ये सबसे वीक एसिड होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या जाएगा, 2 और उसके बाद 3, क्योंकि 2 में हमारे पास कम से कम हाइपर कंजुगेशन से, वहाँ तो मेसोमेरिक हो रहा और मेसोमेरिक इज डोमिनेट ओवर हाइपर कंजुगेशन। तो मेसोमेरिक वाला लेस एसिडिक हो जाएगा और हमारे पास हाइपर कंजुगेशन वाला मोर एसिडिक। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, देखो यहाँ पे 1, 2 और ये 3 दिया हुआ है। यहाँ पे जो H को जाने के बाद जो नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। यहाँ से जो नेगेटिव जाएगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, फिर हमारे पास ये आगे मूव करेगा, फिर ये आगे मूव करेगा। तो कितने एटम्स पार्टिसिपेट करें, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और दूसरा अब हमारे पास इस मॉलिक्यूल की समझना, अगर यहाँ पे नेगेटिव आया तो ये आगे मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो इसमें कितने 1, यहाँ पे 2 और 3। तो यहाँ पे इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है और इसमें भी हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है। इसमें कितने 5 आइटम्स हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें कितने 3 आइटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे पास लेंथ ऑफ रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल। तो सबसे जो हमारे पास मोर एसिडिक होगा वो होगा 2 वाला हाइड्रोजन, उसके बाद कौन 1 वाला हाइड्रोजन और सबसे लिस्ट 3rd वाला हाइड्रोजन। अब इसमें बात करेंगे, ये देखो ये क्या है हमारे पास, फेनॉल, ये कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास कैसा अल्कोहल, और यहाँ पे हमारे पास कैसा है, ये है अल्काइन। अब यहाँ से देखो, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन सा आएगा, फेनॉल है और अल्कोहल है, अल्काइन है, तो फेनॉल आएगा 1। उसके बाद अल्कोहल, और अल्काइन में अल्कोहल ज़्यादा आता है, अल्कोहल ज़्यादा होगा तो हमारे पास फिर कौन सा आ जाएगा 3rd, और 3rd के बाद आएगा सबसे लास्ट 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस। तो होप आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास बात करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे SIR, SIP और हमारे पास SIR, ऑर्थो इफेक्ट, और हमारे पास SIP की बात करेंगे। ये कैसे इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को समझेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।